आज हम जानेंगे अधिगम के कंडीशंस के बारे में। ठीक। अधिगम के कंडीशंस जो हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि विद्यार्थी के लिए क्या क्या होते हैं, शिक्षक के लिए क्या क्या होते हैं, विषय वस्तु के अनुसार क्या क्या होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में पर्टिकुलर दे दिया गया है कि क्या क्या। ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिया गया है उतना ही आपके लिए काफ़ी है। 20 मार्क के लिए उतना काफ़ी है। तो आप लोग उतना को ही ध्यान दीजिए। हाँ, बाकी भी पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा ध्यान जो सिलेबस में दिया गया है उस पर दीजिए। तो देखिए, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सफलता केवल प्रभावशाली शिक्षण पर ही नहीं वरन अनेक सामूहिक कारकों पर निर्भर करती है। जो कंडीशंस हैं उन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक। शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अधिगम व्यवस्था, वातावरण इत्यादि से संबंधित अनेक कारक अधिगम की मात्रा, स्वरूप एवं गति के निर्धारक के रूप में उत्तरदायी होते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीजीटी हिंदी ओडिशा। ठीक है। देखिए, जो आपके सिलेबस में है सबसे पहले है रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है तत्परता या फिर सीखने की इच्छा भी कह सकते हैं कि बच्चा कितना रेडी है कोई चीज़ को सीखने के लिए, कोई चीज़ को सुनने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व यह नितांत आवश्यक है कि उनमें सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है। सीखने की इच्छा के अतिरिक्त छात्रों का आकांक्षा स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे बालक कठिन तथ्यों को भी आसानी से समझ सके। तो देखिए, क्या बताया जा रहा है कि कुछ नया ज्ञान सीखने से पूर्व जब बालक स्कूल जाता है तो उसके पास कुछ पूर्व ज्ञान होता है जो अपने वो अनुभव से सीखा होता है। लेकिन टीचर क्या करता है, उसको नया ज्ञान प्रदान करता है। तो शिक्षक जो भी उसको नया ज्ञान प्रदान करता है उसको सुनने के लिए, समझने के लिए बच्चे को क्या तैयार होना चाहिए। अगर वो रेडी ही नहीं है सुनने के लिए, ठीक, अगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो चाहे आपको मतलब उसको घोट के पिला दो तब भी वो समझ नहीं पाएगा। अगर वो रेडी ही नहीं होगा तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा, कुछ भी वो याद नहीं रख पाएगा। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, कुछ ऐसे जिज्ञासुपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बच्चे का जो है विषय के प्रति रुचि जागृत हो जाए। वो सीखने के लिए क्या है, जो तत्पर हो जाए। ठीक है, वो सीखने की इच्छा रखे, तब जाके शिक्षक जो भी उसको नया ज्ञान प्रदान करेगा वो बच्चा सीख पाएगा। उसके बाद क्या है, परिपक्वता, जो कि मैच्योरेशन। ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया को बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। तो परिपक्वता में आप क्या देखेंगे कि सिर्फ जो है क्या शारीरिक नहीं या फिर मानसिक नहीं, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता दोनों। ठीक है, वो हेल्थ से भी मैच्योर होना चाहिए और दिमाग से भी मैच्योर होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में बालक बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, ताकि वे कलम, किताब आदि को पकड़ना सीख जाएं। उन्हें व्याकरण एवं पहाड़े यानी कि जो टेबल होता है, ठीक है, आदि का ज्ञान भी इसी दृष्टि से बाद में कराया जाता है। बहुत सी चीजें बालक तभी सीख पाता है जब उसमें परिपक्वता आ जाती है, चाहे हम उसे कितना भी प्रशिक्षण क्यों ना दें। आप देखिएगा, कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक कक्षा में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन दिमाग से क्या होते हैं, खोखला होते हैं। उतना उनका जो दिमागी हालत होता है वो उतना मेच्योर नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि दिमागी हालत उनका सही रहता है, वो बहुत मेच्योर होते हैं सोचने समझने में, तर्क करने में। लेकिन क्या होते हैं, उनका बॉडी जो है मतलब हेल्थ में उतना उनका विकास नहीं हुआ रहता है। तो बच्चे का ध्यान क्या तब क्या है, अगर कोई सिर्फ हेल्थ से ठीक ठाक है, दिमाग से नहीं, तो भी वो क्या है, सीख नहीं पाएगा अच्छे से। अगर कोई दिमाग से ठीक है, मतलब अच्छे से समझ विचार रहा है, लेकिन हेल्थ इशू उसका रह रहा है, तो भी वो ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान क्या रखना चाहिए कि बच्चे का जो है हेल्थ इश्यूज भी ना रहे, ठीक है, वो हेल्दी भी रहे, शारीरिक स्तर पर वो क्या रहे, परिपक्व रहे,
जितना विकास उसके एज के हिसाब से जितना विकास होना चाहिए उतना होना चाहिए, और मानसिक विकास भी उतना होना चाहिए। उसके एज के हिसाब से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होना चाहिए। दोनों ही स्तर पर वो परिपक्व होना चाहिए। उसके बाद है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि बालक को किसी नवीनतम ज्ञान अथवा कार्य को सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है तो वो उस क्रिया में रुचि नहीं लेगा। अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बालक को उसका लक्ष्य स्पष्ट कर दिया जाए। अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में गया है, ठीक, और वो कुछ थर्ड हो या सेकंड हो या फर्स्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन एक मेडल जीत कर आया है। आपने उसका मेडल देखा और चुपचाप लेकर रख दिए, तो क्या होगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे क्या होते हैं, जितना आप उनको पैम्परिंग करेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा सीखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपने उनको उत्साहित ना किया, अगर आपने उनको प्रेरित ना किया, तो वो क्या करेंगे? धीरे धीरे मुरझा जाएंगे। बच्चे के छोटे छोटे बच्चों में अगर बड़े बच्चे हैं तो वो ठीक है, वो अपने लक्ष्य स्थल जो है स्पष्ट कर लेते हैं। उनको क्या करना है क्या नहीं वो सोच लेते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब तक आप नहीं कहेंगे कि बेटा तू बढ़िया है, बेटा तू अच्छा है, तू अच्छा लिख रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, वो लोग क्या करेंगे? रुचि नहीं लेंगे सीखने में, समझने में। तो बच्चों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक, सही कार्य करने के लिए। और देखिए, जो प्रेरणा है ये दो प्रकार का होता है, अंतःप्रेरणा, बहिर्प्रेरणा। अंतःप्रेरणा जो है वो बच्चे के अंदर से उत्पन्न होता है, वो खुद से ही प्रेरित होता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। और बहिर्प्रेरणा क्या होता है? बाहर से जो शिक्षक, अभिभावक, दोस्त जो भी उसको प्रेरणा देते हैं, या फिर कोई घटना देखकर वो प्रेरित होता है, वो सब क्या होते हैं? बहिर्प्रेरणा, ठीक। और जो अंदर से उसको अंतर्मन से आता है प्रेरणा कि पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो होता है अंतर्प्रेरणा। और जो बच्चा अंतर प्रेरित होकर आगे बढ़े, वो बच्चा सफल होता है। जो बहिर्प्रेरणा होता है वो हमेशा काम नहीं आता है। कहीं ना कहीं जाकर कोई अगर उसको मतलब थोड़ा भी अगर उसको नेगेटिविटी बता दे, तो क्या होगा? वो वहीं पर मुरझा जाएगा। लेकिन अगर वो अंतर प्रेरित होगा बच्चा सीखने के लिए, जो भी चीज़ वो सीख रहा है, जिस भी पथ पर वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा? वो रुकेगा नहीं, ठीक है। वो किसी की जिसकी भी बात कोई कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंतर प्रेरित है। अगर एक बच्चा चोरी करने के लिए अंतःप्रेरित है तो भी वो चोरी करेगा, कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। अगर कोई पढ़ाई करने के लिए अंतःप्रेरित है तो भी वो पढ़ाई करेगा, कोई उसको कोई भी परिस्थिति या फिर किसी भी कोई भी व्यक्ति क्या है उसको पढ़ाई से छुड़ा नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? कार्य एवं शिक्षण विधि, जो है क्या? टास्क एंड मेथड्स। तो टास्क में देखिए, कार्य में क्या होता है? बच्चों को शिक्षक जिस प्रकार का कार्य देगा, बच्चे का जो है सीखने के प्रति रुचि उसी तरह से उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर एक शिक्षक कोई बच्चे को ऐसा कार्य दिया है जिसमें बच्चा क्या है वो कार्य कर रहा है लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा है, मतलब वो कोई इंटरेस्टिंग टास्क नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो बच्चा क्या है वो सीखने के लिए नहीं चाहेगा। उसी तरह शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका भी भिन्न होता है तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते। एक कक्षा में जैसे 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 सेम विधि में नहीं समझते हैं। कोई खुद पढ़कर समझता है, कोई सुनकर समझता है, कोई देखकर प्रैक्टिकली समझता है, ठीक है। कोई अपने माता पिता बोलने पर समझता है, कोई अपने दोस्त के समझाने पर समझता है। उसी तरह शिक्षक भी अलग अलग होते हैं। कोई नाच नाच के पढ़ा के समझाता है, कोई आके सिर्फ बोल देता है चला जाता है, कोई आके रटा देता है बच्चों को चला जाता है। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी उतनी ही सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी। यहाँ पे बताया गया है कि जो टीचिंग का मेथड है वो जितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे से बच्चा क्या करेगा? समझेगा, ठीक है। अगर आप उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स दिखा के पढ़ाएंगे, कहीं पर ले जाकर प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर पढ़ाएंगे, तो बच्चा क्या होगा? वो रुचि लेगा, जिज्ञासु बनेगा, पढ़ाई में इंटरेस्टेड होगा। जब भी वो शिक्षक क्लास में आएगा तो वो क्या सक्रिय बनकर रहेगा।
आप देखिएगा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अगर एक सर आते हैं तो वो क्या एक्टिव होकर बैठ जाते हैं कि वाह अब तो ये सर पढ़ाएंगे। लेकिन कोई दूसरे सर आते हैं तो यार ये का क्यों आते हैं क्लास में, क्यों ये पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं लगता इनका पढ़ाना। ठीक है, क्यों? दोनों ही सर हैं, दोनों ग्रेजुएशन करके आए हैं, दोनों पास एंट्रेंस पास करके आए हैं, लेकिन इनके लिए क्यों एक्टिव होते हैं बच्चे, उनके लिए क्यों क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनकी मेथड जो है अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को अपने साथ मिलाकर पढ़ाते हैं और वो क्या करते हैं, आके सिर्फ व्याख्या करते हैं, चले जाते हैं। तो टीचिंग मेथड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये अध्ययन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत बड़ा कारक है। ठीक, बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सिखाना, करके सिखाना, निरीक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना आदि का अपना अलग अलग महत्व है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग का, जैसे कि खेल विधि द्वारा सिखाना, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, करके सिखाना, बच्चों को खुद कार्य करके करने के लिए देना, जिससे बच्चे खुद सीख पाएँ प्रैक्टिकली। ठीक, निरीक्षण द्वारा सीखना, बच्चों को कोई चीज़ को दिखाना, वो लोग खुद निरीक्षण करेंगे, सीखेंगे। योजना विधि द्वारा उनको प्रोजेक्ट वर्क प्रदान करना, ताकि वो ग्रुप प्रोजेक्ट हो, चाहे बच्चा अकेले करे। ठीक, खोज विधि द्वारा, इसमें क्या है, बच्चा अनुसंधान करेगा, वो खुद उसका माइंड जो है खर्च करेगा, आदि का अपना अलग अलग महत्व है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं ये भी क्या करते हैं, बच्चे का जो सीखना सिखाना है उसको प्रभावित करते हैं। तो रेडीनेस, मैच्योरेशन, मोटिवेशन, टास्क मेथड्स आपके आरएचटी हिंदी के लिए इतना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेडीनेस, मैच्योरेशन, मोटिवेशन, टास्क मेथड्स इन्हीं को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक।